हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री के सेक्शन में जो आपका चैप्टर है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, उसके जो पार्ट सी है यानी सल्फ्यूरिक एसिड, उसके हम आज आपके सामने एमसीक्यू लेकर के हाजिर हैं। मेक श्योर हूँ कि आप एमसीक्यू लगाने से पहले चैप्टर आपने थरली यानी अच्छे से पढ़ा हुआ हो, तभी ये सारे क्वेश्चंस लगाने का आपको फ़ायदा होगा। अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अभी यहीं रुक जाओ, जाके यूट्यूब पे किसी भी वेल रिप्यूटेड टीचर का आप एक वन शॉट देख लो, ठीक है। मैं वन शॉट बनाता नहीं हूँ अभी, क्योंकि आई डोंट हैव प्रॉपर सेटअप, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। वहाँ पे आप देख के आओ, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करो, आपको डेफिनेटली हेल्प होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ डन बाय। अगर लार्ज स्केल पे सल्फ्यूरिक एसिड को बनाना है तो इनमें से कौन सा प्रोसेस का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब देख लो, हेबर्ट प्रोसेस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमको अमोनिया लार्ज स्केल पे बनाना होता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमको नाइट्रिक एसिड लार्ज स्केल पे बनाना होता है। समझ गए अच्छे से? चलो नेक्स्ट। देखिए क्या लिखा है। लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। कह रहा है अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू कर रहे हो तो इसमें से जो भी स्टेप होंगे उनको आप स्टेप वाइज यानी कि उनके जो है ऑर्डर के हिसाब से लगाओ। यानी पहले कौन सा स्टेप होगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और सबसे लास्ट में आखिरी स्टेप। तो देखो, पहला जो स्टेप होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन। कैसे होता है? ठीक है, पायराइट लेते हैं आप, मेटल की सल्फाइड को पायराइट कहते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा? सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिला है ना, वो इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, तो उसको हम प्योर करते हैं पूरी तरीके से, यानी प्योरीफिकेशन ऑफ गैस करते हैं, ठीक है। जब गैस पूरी तरीके से प्योर हो जाती है तो उसको फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करते हैं, ठीक है। ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड में एक बार गैस चेंज हो गई, उसको उसके बाद हम ओलियम में चेंज करते हैं। ओलियम होता है H2S2O7, ठीक है। ये आपका फोर्थ स्टेप है। ओलियम का फॉर्मूला ये होता है जो लिखा हुआ है H2S2O7, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप क्या है? जब हमको ओलियम मिल जाता है ना, ओलियम में जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा एट द एंड। तो ये है आपका फिफ्थ स्टेप, ठीक है। अब गिन लो कौन कौन सा है। थर्ड वाला पहले पे आएगा, ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से रही है, फिर उसके बाद फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद फोर्थ आएगा, फिर उसके बाद सेकेंड आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है? अच्छे से समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या लिखा है। द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज। अब देखो, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करते हैं ना, तो उस वक्त कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो जो कैटलिस्ट होता है ना, वो दो ठो होते हैं। या तो आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले लो जिसका फॉर्मूला होता है V2O5, ठीक है, या तो आप प्लेटिनम भी ले सकते हो PT। इन दोनों में से एक कोई आप इस्तेमाल कर लोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, H2SO4 इज़ अ डैश। अब देखो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा एसिड है? तो सीधा सीधा है डाइबेसिक एसिड। अच्छा, डाइबेसिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको आयनाइज करोगे H2SO4 को, देख लो H2SO4 को जब आप आयनाइज करोगे तो 2H प्लस प्लस में SO4 2 माइनस होगा, यानी यहाँ पे आपको 2H प्लस मिला है। ये जो 2H प्लस मिला है, जो 2H प्लस आयन मिला है, ये आपके दो बेस को क्या कर लेगा? दो बेस के साथ ये रिएक्ट कर सकता है, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? डाइबेसिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या तो ऐसा कह लो कि दो बेस को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है। अ कंपाउंड एक्सचेंजेस ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड इट रिएक्ट रेडली विथ पोटेशियम क्लोराइड टू यील्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज कंपाउंड एक्स? कह रहा है कंपाउंड एक्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होता है तो इसका मतलब कोई एसिड ही चीज़ है, क्योंकि एसिड क्या करती है? ब्लू को रेड में चेंज करती है, और अगर रेड रहता तो उसको कलरलेस कर देती, एसिड के केस में। बेस के केस में क्या होता है?
ब्लू वाला लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है तो वो कलरलेस हो जाता, और अगर रेड लिटमस पेपर है तो वो ब्लू हो जाता। समझ गए ना अच्छे से। तो यहाँ पे कह रहा है कंपाउंड है एक्स जो कि पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट हुआ है और आपको मिला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सिंपल सा है सल्फ्यूरिक एसिड है ये, ठीक है। रिएक्शन देख लो कौन सी होगी, लिख देता हूँ यहाँ पे। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का रिएक्शन आप KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड के साथ करोगे, क्या मिलेगा आपको, ठीक है, K2SO4 मिलेगा और साथ में आपको HCl मिल जाएगा 2 मोल में, ठीक है। बैलेंस कर लो, हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन अ गिवन स्ट्रक्चर इज, कह रहा है इस स्ट्रक्चर में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो देखो बहुत आसान है, आपको सिर्फ गिनना है। सल्फर देखो यहाँ पे सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाले OH के साथ शेयर कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाले OH के साथ शेयर कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका अब शेयर कर रहा है, इसका मतलब एक तरीके से ये वाले ऑक्सीजन को दे दिया है ताकि ये अपना क्या करे, अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट कर ले। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा +6। समझ रहे हो, ये तो आपका एक ऊपर से तरीका हो गया है। लेकिन अगर आप इसको मैथमेटिकली निकालना चाहते हैं तो इसका भी तरीका मैं बता देता हूँ। देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा इस देखो मेरी बात सुनो अच्छे से, इस पूरे कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 दिया है। क्यों 0 दिया है, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज ही नहीं दिया क्वेश्चन में। अच्छा सल्फर के ऊपर जो चार्ज है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको x मान लोगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, इसको छोड़ दो, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। प्लस में एक OH पे -1 चार्ज होता है तो 2 OH पे कितना हो जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है ना। अब देखो -4 -2 मिलके कितना हो जाएगा, -6, -6 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, +6 आ गई, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगा। इस तरीके से भी बता दिया, इस तरीके से भी बता दिया, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, लिखा है गिवन इज द फ्लो चार्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस व्हाट आर A B and C रिस्पेक्टिवली। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन है। अब देखो सल्फर में हम क्या डालें कि हमको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाए, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन देखो 3 स्टेप में दिया हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर B तो आपका कट गया, ठीक है। अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड डाला, फिर उसको प्यूरीफाई करेंगे, प्यूरीफाई करने के बाद हम क्या डालें कि हमको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाए, क्या डालेंगे बताओ। प्लेटिनम की ज़रूरत है यहाँ पे, प्लेटिनम या तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी कैटलिस्ट डालेंगे। अरे ऑक्सीजन तो डालना ही पड़ेगा, प्यूरीफाइड सल्फर में ऑक्सीजन तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या डालेंगे, इसमें कैटलिस्ट डालना है, यहाँ पे कैटलिस्ट का नाम दिया है इसी वजह से कैटलिस्ट का जिक्र कर रहा हूँ। तो कौन सा कैटलिस्ट हो जाएगा, V2O5 होगा, या तो प्लेटिनम लेते, तो तीनों में V2O5 दिया यानी यहाँ से नहीं पता चला। अच्छा नेक्स्ट क्या है, SO3 मिला है, SO3 में हम क्या डालेंगे कि हमको ओलियम मिल जाए H2SO7, तो यहाँ पे डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन से एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल नंबर A में, इन दोनों में तो वाटर दिया था यानी ये दोनों भी कट गए, ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद ओलियम में अगर वाटर डाल देंगे तो हमको H2SO4 मिल जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिखा है व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद NaOH द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनता है। सिंपल सा रिएक्शन है, देख लो H2SO4 है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन आपने NaOH के साथ किया। अब देखो NaOH बेस है, H2SO4 एसिड है, बेस और एसिड मिलेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। सॉल्ट आपका होता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर, ठीक है। यहाँ पे लगा के बैलेंस कर लो, 2 Na लगा दिया, SO4 1 है, यहाँ पे 2 O है, 2 4 2, अच्छा हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, चेक कर लो, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो आपका वो क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
कह रहा है इनमें से कौन सा मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। समझो मेरी बात, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। तो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं वो सब के सब H2SO4 यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। जो हाइड्रोजन के नीचे आता है वो रिएक्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो ना अच्छे से? ओके। तो देखो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये तीनों ही हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं। गोल्ड जो है वो नीचे आता है। गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, कॉपर हो गया और आपका मरकरी हो गया, ये सब क्या होते हैं? हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। समझ गया ना बेटा अच्छे से? ओके चलो नेक्स्ट क्या लिखा है कि लिखा है व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डैश गैसेज प्रोड्यूस्ड। कह रहा है किसी भी मेटल को अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक एग्जांपल के जरिए समझ लो। Zn का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ करेंगे, ठीक है, तो ZnSO4 मिलेगा हमको, जिंक सल्फेट यानी एक सॉल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस अ कलरलेस गैस विद अ रॉटन एग लाइक स्मेल। अब देखो कह रहा है कलरलेस गैस है और रॉटन एग लाइक स्मेल है। तो बेटा जब रॉटन एग लाइक स्मेल होती है तो गैस कौन सी निकल रही है यहाँ पे? ठीक है, रॉटन एग लाइक स्मेल यानी सड़े हुए अंडे की जैसी महक वाली गैस कौन सी है? वो होती है, आपका लिख लो, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट करोगे कि आपका मेटल सल्फाइड आपको ये मिले, H2S मिले। ठीक है, तो देख लो H2SO4 को अगर आप मेटल सल्फाइड के साथ, ठीक है, मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करोगे, मेटल सल्फाइड कोई भी ले लो, ठीक है, सल्फ़र की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, और मेटल आप कोई भी ले लो। मिसाल के तौर पे आपने कैल्शियम सल्फाइड ले लिया है CaS, ठीक है ना, तो आपको एक CaSO4 मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा और साथ में H2S गैस मिल जाएगी। तो यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आप किसके साथ रिएक्ट कराओगे? मेटल सल्फाइड के साथ। क्या पाने के लिए? एक रॉटन एग लाइक स्मेल वाली गैस पाने के लिए, और वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहे हैं इनमें से कौन सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? तो देखो अगर आप जिंक सल्फाइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को अगर कराओगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर करा दोगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम का एक सॉल्ट मिल जाएगा यानी मैग्नीशियम सल्फेट मिल जाएगा और साथ में वाटर मिल जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ग्लूकोज को कराओगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कराते तो वो कर जाता और वहाँ पे एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता, यानी इसमें से ग्लूकोज में से वाटर को निकाल लेता बाहर। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। लिखा है कंपाउंड ए एंड बी इन द गिवन रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर। कंपाउंड ए और बी कौन सा होगा? तो बहुत आसान है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब आप H2SO4 यानी लिख लो यहाँ पे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 मिलेगा और साथ में H2O मिलेगा, साथ में CO2 मिलेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में मौजूद है? ए और बी, ऑप्शन नंबर ए में। ओके क्लियर है? बैलेंस नहीं लिखा है, बैलेंस कर लेना आप। 2 यहाँ पे लगाओगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, कर लेना आप लोग बैलेंस। नेक्स्ट देखो, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन पेपर। अगर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आप लाकर मान लीजिए जिस पेपर में मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी के ऊपर डाल दो, मान लो इस जगह पे डाल दिया, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो पेपर विल कैर, पेपर पे क्या आ जाएगा? कैर आ जाएगा। कैर का मतलब होता है कि ये या तो ब्लैक हो जाएगा आइदर, या तो ब्राउन हो जाएगा, या इन दोनों के मिक्सचर में रहेगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही आप कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस पेपर पे डालोगे, इस पेपर में जितना भी मॉइस्चर होगा वो उसको बाहर खींच लेगा। ठीक है, यानी इसमें से निकाल देगा, कहने का मतलब है। ठीक है, जब निकालेगा तो पेपर कैर हो जाएगा। कैर का मतलब ये अपना कलर ही चेंज कर देगा, या तो आइदर ब्लैक हो जाएगा या तो ब्लैक ब्राउन के मिक्सचर में रहेगा कहीं ना कहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट
देखो क्या लिखा है, लिखा है द गैस एक्स इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन शोन इन द पिक्चर। अब देखो जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराया है तो आपको कौन सी गैस मिलेगी, सीधा सीधा है हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जिंक को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो गैस कौन सी मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी, साथ ही साथ जिंक सल्फेट मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, फिल द मिसिंग बॉक्सेस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। अब देखो अगर ये इसको कहते हैं ग्रीन विट्रॉयल FeSO4.7H2O है, अगर इसको हीट करेंगे तो आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो देखो सिंपल सा आंसर है, जब इसको हीट करेंगे ना तो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा यानी Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलेगा। सल्फर ट्राईऑक्साइड को वाटर के साथ मिला दोगे तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले बॉक्स में क्या आएगा, Fe2O3 आएगा, सेकंड बॉक्स में आएगा SO2, थर्ड बॉक्स में आएगा SO3। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहा है इनमें से कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो मेरी बात समझो, मेटल भी हो जाता है, अगर कॉपर को लोगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल जैसे कार्बन को लोगे तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीडाइज होने के बाद बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली बनाता है, ठीक है ना, वाटर बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और अगर मेटल में मान लो कॉपर को आप ले लेते तो वो कॉपर सल्फेट बनाता, वाटर बनाता और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी दिया है डायमंड, वो एक बेटा बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, तो वो आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है वो रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ऑल तो है वो कार्बन का एलोट्रॉप ही, लेकिन देता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये रिएक्शन करेगा भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कौन सी चीज़ें गलत है। तो देखो इट आयनाइजेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट किया है। ठीक है, कह रहा है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट तक आयनाइज हो जाता है, तो ये बेटा बिल्कुल 110% करेक्ट बात है। क्यों करेक्ट बात है बेटा, डाइल्यूट का मतलब है इसमें वाटर की संख्या ज़्यादा है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। जब वाटर की संख्या ज़्यादा है तो जिस चीज़ में वाटर रहेगा वो चीज़ ब्रेक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, इट रिएक्ट विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। अभी बताया था, जिंक के साथ अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करा दोगे तो वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना देगा। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये गलत है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ना तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ना ही ये आपका ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और ना ही ये आपका ड्राइंग एजेंट होता है। ये तीनों चीज़ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या दिया था, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब ये अच्छी तरीके से आयनाइज हो जा रहा है पानी के अंदर तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर फ्लो होने देगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। ये क्या नहीं है मैंने बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी ये पानी को नहीं निकाल सकता, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, और ड्राइंग एजेंट यानी किसी चीज़ में से ऑक्सीजन भी नहीं निकाल सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कैन शुगर इज। कैन शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है C12H22O11 होता है बेटा, मैंने O12 लगा दिया ना। देखो एक जैसे ऑप्शन भी है कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान देना आप लोग। C12H22O11 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहा है जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन दोगे तो इनमें से कितने कंपाउंड ब्लैक स्पॉन्जी मास बनाएंगे। ब्लैक स्पॉन्जी मास का मतलब है कि कितने कंपाउंड के अंदर से जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जिसके अंदर कार्बन होगा यानी जिसका कार्बनाइजेशन हो जाएगा। कार्बनाइजेशन का मतलब है कि वाटर को अलग करो, कार्बन को अलग करो। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज का होगा, सेलुलोज का होगा, केन शुगर का होगा, फ्रक्टोज का होगा और स्टार्च का होगा। कितने कंपाउंड हो गए, 1 2 3 4 5, 5 चीज़ों का हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखा है द एसिड यूज इन द रिएक्शन शोन बाय द गिवन पिक्चर इज। अच्छा, कह रहा है कौन सा एसिड इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब बताओ, अरे बेटा कौन सा एसिड इस्तेमाल होगा बताओ।
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करेंगे, जब उसको आप शुगर क्यूब पे डालोगे तो ब्लैक स्पॉन्जी मास उभर आएगा ना ऊपर की साइड, तो वो कौन सा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, ब्लैक स्पॉन्जी मास आ क्यों जाता है ऊपर की साइड? क्योंकि ये जो है वाटर को रिमूव कर देता है। जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है शुगर क्यूब्स के ऊपर, तो ये उसमें से वाटर को क्या करेगा? बाहर निकाल लेगा। नेक्स्ट क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन वोलेटाइल नेचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कह रहा है अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपने लिया है तो उसके नॉन वोलेटाइल नेचर के लिए इनमें से कौन सा पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है? समझो मेरी बात, इनमें से कौन सा पॉइंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। बॉइलिंग पॉइंट जानते हो, यानी कोई भी चीज़ किस टेम्परेचर पे उबलने लगती है। उबलने का मतलब है कि कौन सी चीज़ किस टेम्परेचर पे वेपर बनने लगती है। लेकिन अगर लिक्विड, यानी अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वो भाप बनने लगेगी। और जिस चीज़ का जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उतनी ही मुश्किल से इवेपरेट होगी। समझ रहे हो? और यहाँ पे लिखा है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नॉन वोलेटाइल है, यानी ये इवेपरेट होना पसंद नहीं करता है या इवेपरेट होता ही नहीं है। अच्छा, इवेपरेट क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, तभी तो नहीं होता है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है तकरीबन 338 डिग्री सेल्सियस। और आप भी जान रहे हो कि इतना टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है रूम टेम्परेचर पर। मैं यानी रूम टेम्परेचर पे आप इतना टेम्परेचर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप उबल जाओगे। इंसान की बात करो, इंसान ही उबल जाएगा, क्या पता मर भी सकता है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, लिखा है व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कंपाउंड X, white precipitate are formed which are insoluble in all types of material acid like HCl and nitric acid. What is the compound X? सिंपल सा रिएक्शन है बेटा। जब आप BaCl2 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो BaSO4 बनता है, जो कि इंसॉल्युबल होता है सारे मटेरियल एसिड या मिनरल एसिड कह सकते हो, सारे मिनरल एसिड जैसे कि HCl और नाइट्रिक एसिड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन लिखना चाहो तो लिख देता हूँ। BaCl2 का रिएक्शन आपने किया है H2SO4 के साथ। ठीक है, क्या मिला आपको? BaSO4 मिलेगा जो कि वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, और साथ में 2 मोल ऑफ HCl मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कह रहा है इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? बहुत आसान है बेटा। देखो यहाँ पे मिलेगा आपको KHSO4 और साथ में HCl मिल जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। लिखा है इन विच प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड इज एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। अच्छा, कह रहा है मेटलर्जी के अंदर कौन से प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड को हम एम्प्लॉय करते हैं, यानी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो मेटलर्जी में 2 प्रोसेस होते हैं, एक एक्सट्रैक्शन होता है, एक पिकलिंग मेटल्स होता है। पिकलिंग मेटल्स का मतलब होता है कि मेटल्स में से, यानी मेटल के ओर में से, अब देखो मेटल प्योर फॉर्म में तो रहता नहीं है, अगर प्योर फॉर्म में होगा तो उसका एक्सट्रैक्शन ही हम क्यों करेंगे। मेटल होता है उसके ओर के साथ, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ या कार्बोनेट होगा या सल्फाइड होगा, कुछ ना कुछ मिला रहता है, तो उस चीज़ को अलग करना रहता है। तो पिकलिंग मेटल्स में क्या होता है, मेटल के ओर में से हम उसकी इम्प्योरिटी को हटाते हैं, तो उसमें उसको कहते हैं पिकलिंग ऑफ मेटल्स या पिकलिंग मेटल्स। उसके अंदर हम H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ है एक्सट्रैक्शन। देखो एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम H2SO4 को यानी सल्फ्यूरिक एसिड को, इस्तेमाल दोनों में होता है, क्या होता है बता रहा हूँ। H2SO4 को हम रिएक्ट कराते हैं मेटालिक कंपाउंड के साथ, वहाँ पर बनता है सल्फेट, मेटल का सल्फेट। उसको फिर हम फर्दर उसका करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और उसके थ्रू उसको हम क्या करते हैं, प्योर फॉर्म में गेन करते हैं। यानी इस्तेमाल दोनों में हो रहा है। कैसे हो रहा है मैंने बता दिया है। पिकलिंग ऑफ मेटल्स में मेटल्स की इम्प्योरिटी को हटाते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, पहले उसको लाते हैं मेटालिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। वहाँ से आपको मिलता है मेटल का सल्फेट, उसको फिर फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू प्योर किया जाता है। ठीक है, यानी मेटल्स को प्योर फॉर्म में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखो क्या है, लिखा है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कह रहा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड अंडर फेवरेबल कंडीशन। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है अंडर फेवरेबल कंडीशंस। स्टेप नंबर 3 है ये। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेवरेबल कंडीशंस। कह रहा है इनमें से कौन सा फेवरेबल कंडीशन है। तो सिंपल सा है, ये पी वाला फेवरेबल कंडीशन है, ओनली पी। देखो क्या लिखा है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी लो टेम्परेचर पे तो भले होता है, लेकिन इसके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इसका टेम्परेचर कहाँ पे पहुँच जाता है, 400 से 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्या है देखो, हाई प्रेशर। प्रेशर होता है तकरीबन 1 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एक्सेसिव ऑक्सीजन, क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम प्योर करते हैं ना, समझ रहे हो ना, तो वहाँ पे सल्फर बचता है, या सल्फर डाइऑक्साइड ही मान लो वो प्योर फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद उसको और ऑक्सीजन देना पड़ता है ताकि वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। और V2O5 या प्लेटिनम भी कह सकते हो, उसको हम एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, समझ गया ना, पहले रिएक्शन समझे ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है यानी उसमें से उसके अंदर से बहुत टेम्परेचर निकलता है, रिएक्शन के दौरान बहुत एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो आपका पहुंच जाता है 400 से 450 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो ओनली पी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्या है, क्या लिखा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ H2SO4 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ SO2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन। अच्छा, H2SO4 का जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो आपको H2SO4 और नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, ऐसा कह रहा है। नेसेंट ऑक्सीजन बेटा इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस बात का ध्यान रखना। हेंस फॉलोइंग आर द फैक्ट्स रिपोर्टेड अबाउट SO2 प्रॉपर्टी विच इज़ करेक्ट। कह रहा है 2 फैक्ट दिए हैं, बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहले फैक्ट नंबर 2 पढ़ते हैं, यानी Q वाला। लिखा है इट ऑल्सो शोज टेम्पररी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। कह रहा है क्या ये टेम्पररी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है। अच्छा, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का पहले मतलब समझो। ब्लीचिंग पाउडर जानते हो ना, आपके घर में होगा। वो बेटा क्या करता है, किसी चीज़ में से या कपड़े में से कलर को छीनने के काम आता है। जैसे मान लो आपके कपड़े में वाइट कलर का कपड़ा था, कोई मान लो चाय आपने गिरा दी मान लो फॉर एग्जांपल, तो चाय का क्या होता है, दाग पड़ने लगता है। तो जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर डालोगे ना, वो उस चाय का जो कलर था उसी को खींच लेगा, यानी चाय का जो दाग का कलर था उसी को खींच लेगा परमानेंट तौर पे। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसके अंदर क्लोरीन होता है। लेकिन अगर आप SO2 का इस्तेमाल करोगे तो वो टेम्पररी ब्लीचिंग पाउडर प्रॉपर्टी शो करता है, यानी टेम्पररी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है। यानी जैसे ही आप SO2 डालोगे तो वो कुछ वक्त के लिए तो आपकी कलर को वहाँ से हटा देगा, लेकिन टाइम के साथ वो फिर से क्या हो जाएगा, कलर वापस आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात अच्छे से, क्योंकि वो टेम्परेरी तौर पे वहाँ से ऑक्सीजन को हटाता है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है वो हटे हुए जगह जो आपने ऑक्सीजन हटाया है उसकी जगह पे फिर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आ जाता है। इस वजह से ये क्या होता है, टेम्परेरी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो यानी Q वाला तो ठीक है, P वाला देख लो। SO2 एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, अभी बताया था मैंने। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन होने की वजह से SO2 क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर आप SO2 का रिएक्शन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करा दो तो ये बन जाता है K2SO4, यानी इसका फिर से क्या हो सकता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर नहीं सुनना चाहते तो सीधे सीधा समझो, SO2 ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, टेम्पररी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है। कैसे करता है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, तो हो जाएगा D बोथ P एंड Q। नेक्स्ट देखो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट आर इनसॉल्युबल सल्फेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर salt which form presented data WXYZ does not support the above statement। जो भी लिखा है बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। WXYZ दिया है, सॉल्युबल सॉल्ट दिया है, एसिड दिया है, इनसॉल्युबल सॉल्ट दिया है। यानी PbNO3 को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो PbSO4 बनेगा। बेरियम सल्फेट को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो BaSO4 बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा। NaNO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अब कह रहा है क्या ये चारों ही इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो बेटा प्लम्बम सल्फेट यानी Pb सल्फेट, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट तो आपका है इनसॉल्युबल सॉल्ट, लेकिन जो NaHSO4 है ये आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यही चीज़ कह रहा था कि WXYZ कौन सा स्टेटमेंट ऊपर वाली चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। ऊपर वाली चीज़ यही दी थी कि जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो Z है यानी सोडियम नाइट्रेट, वो जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर Z। समझ गया बेटा अच्छे से, ओके स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।